हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स शहीद, जो कि काला पोस्टर का अगला भाग है। संजय गुप्ता पेश करते हैं शहीद। संपादक मनीष गुप्ता, लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन दिलीप चौबे और सहयोग विनीत सिद्धार्थ। हमारा देश, जिसे बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए हमने बना लिया है परमाणु बम और ना जाने कितनी मिसाइलें, अपनी इन्हीं उपलब्धियों के बल पर विश्व के नक्शे पर तीसरी शक्ति के रूप में उभरने वाले हम भारतवासी अभी देश के अंदरूनी और अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचने के लिए कोई बम और मिसाइल नहीं बना पाए, जो बहुत तेजी से हमारे देश की जड़ों को खोखला किए दे रहा है। बाहरी दुश्मनों से हजारों गुना खतरनाक इस अंदरूनी दुश्मन का नाम है भ्रष्टाचार। लेकिन हर भारतवासी ने इस दुश्मन की तरफ से आंखें नहीं मूंद रखी। दो आंखें ऐसी भी हैं जिनमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध नफरत की आग भरी है। दो हाथ ऐसे भी हैं जो भ्रष्टाचारियों का नामो निशान मिटा देने पर उतारू हो जाते हैं। एक चेहरा ऐसा भी है जिस पर रिश्वतखोरी से लड़ने का ज्वालामुखी भड़क रहा है और शहर की दीवार पर चिपकाते हैं काला पोस्टर। उपरोक्त घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक काला पोस्टर। लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हाथ सैकड़ों हैं। आप इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य रात में ही ज्यादा क्यों करवाते हैं ठेकेदार साहब? इस पुल के निर्माण में हम जो धांधली कर रहे हैं, रात के अंधकार में उसे देखने वाला कोई नहीं होता, जबकि दिन के उजाले में इसे देखने वाले बहुत हैं। उस बूढ़े की तरह जो सुबह आकर पीछे पड़ गया था और कह रहा था हम नकली सीमेंट और घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल से धक्के देकर भगाना पड़ता है, इसलिए ऐसे कामों के लिए रात का समय एकदम ठीक है। चाय तैयार है, तुम सब चाय पीकर ताजा दम हो जाओ, आज हमें सारी रात काम करना है। ठीक है। सारी मशीनें बंद करके सभी मजदूर चाय पीने चले गए। वहां कोई रहा तो सिर्फ ठेकेदार राम सुमेर। इस पुल की वजह से लाखों का फायदा होने वाला है मुझे, वारे न्यारे होने वाले हैं मेरे। अरे, ये मिक्सिंग मशीन किसने चालू कर दी? लगता है कोई मजदूर वापस लौट आया है। हाँ, मजदूरी हूँ मैं, लेकिन मैं यमराज की मजदूरी करता हूँ। तेरे जैसे भ्रष्टाचारी की आत्मा को इस दुनिया से उठाकर यमलोक भेजता हूँ। आत्माओं को यमराज के दरबार में सप्लाई करने का ठेका तो ठेकेदार राम सुमेर ने ले रखा है। चीते सी फुर्ती का परिचय देते हुए ठेकेदार ने अपनी रिवॉल्वर अपने हाथ में ले ली। लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने वाला चीते की सी फुर्ती को धता बता देने की क्षमता रखता था। और रखता था हाथी जैसी ताकत। नकली सीमेंट से बनाया जा रहा ये पुल 6 महीने में ही गिर पड़ेगा, और जब ऐसा होगा तभी दुनिया को तेरी लाश का पता चलेगा, क्योंकि मैं तुझे तेरे बनाए इसी पुल में दफन करने जा रहा हूं। बचाओ, कोई आकर मुझे बचाओ! जबरदस्त शेर शोर करती है मिक्सिंग मशीन तेरी आवाज को तो दबा ही रही है, साथ ही आई तुझे भी दबाने जा रही है। कई टन कंक्रीट और सीमेंट से लबालब भरी मिक्सिंग मशीन तेजी से खाली होती चली गई और पुल के पिलर के लिए खोदा गया गहरा गड्ढा भरता चला गया। कुछ देर बाद चाय पीकर काम पर लौटे मजदूरों को अपने सामने पिलर बना खड़ा दिखाई दिया, लेकिन पिलर में मौजूद लाश किसी को भी दिखाई न दी। क्राइम कवरेज। राजापुरी फ्लाईओवर का निर्माण करवाने वाला ठेकेदार रहस्यमय ढंग से गायब। नकली सीमेंट और घटिया मटेरियल पकड़ा गया। राज टाइम्स। नकली सीमेंट से बन रही राजापुरी फ्लाईओवर का भ्रष्ट ठेकेदार रहस्यमय ढंग से लापता। सभी जान रहे थे कि भ्रष्ट ठेकेदार रहस्यमय ढंग से कहीं चला गया था, लेकिन एक शख्स जान गया था कि वह भ्रष्ट ठेकेदार अगर कहीं गया था तो सीधा यमपुरी। ठेकेदार राम सुमेर जैसा एक और भ्रष्टाचारी हत्यारे का शिकार हो गया, लेकिन ये है तो हत्या ही, और ये एक अपराध है। मुझे इस अपराध को रोकना है। अब इससे पहले वह हत्यारा किसी और की जिंदगी छीन ले, मुझे उसे खोजकर उसकी आज़ादी छीन लेनी है। ऐसा करना भूसे में से सुई खोजने के समान ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर मैं कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी खोज लूँ जिसके भ्रष्टाचार का शिकार बनकर कोई स्वतंत्रता सेनानी ने नारा लगा रहा हो, तो शायद मेरा काम बन सकता है। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद! रिश्वत लिए बिना तू मेरा माल छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई तुझसे तेरी जिंदगी बिना रिश्वत छीन लेगा। तू गया बुकिंग बाबू, अपने रिश्तेदारों से बोल दे वे तेरे कफन दफन का इंतजाम कर लें, क्योंकि जल्दी शहर की दीवारों पर नजर आएगा तेरा काला पोस्टर। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद का नारा लगाने वाला ये बुजुर्ग भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी तो है। तो आज मेरी खोज पूरी हो गई समझो। मुझे साईं की तरह इसके पीछे लगे रहना है, ये जानने के लिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। इंडिया गेट। ये तो इंडिया गेट पर आ गए और अब जा रहे हैं अमर जवान ज्योति की ओर। वहाँ तो सिर्फ भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी ही जा सकते हैं। इसका मतलब इन बुजुर्गवार के बारे में मेरा सोचना सही निकला। अरे, वे तो जमीन पर झुक रहे हैं और एक कागज का टुकड़ा वे सबसे छुपाकर वहां रख रहे हैं। अब वे जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं हिलना, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि उस कागज के पुर्जे में जरूर बुकिंग क्लर्क लालचंद का नाम लिखा होगा।
ज़रूर ये भ्रष्टाचारी का नाम हत्यारे तक पहुंचाने का साधन है। अगर ऐसा है तो हत्यारा उस कागज़ के टुकड़े को लेने ज़रूर आएगा। मुझे उसका इंतज़ार करना है। तिरंगा की गिद्दी सी निगाहें अब अमर जवान ज्योति तक पहुंचने वाले हर शख्स पर टिकी हुई थी। साथ ही टिकी हुई थी वहां छुपे कागज़ के टुकड़े पर भी। कई स्वतंत्रता सेनानी अमर जवान ज्योति की परिक्रमा करने आए और चले गए। तिरंगा को पता ही नहीं चला कि कागज कौन और कैसे उठाकर ले गया। ओह, मेरी लाख निगरानी के बाद भी वह कागज का टुकड़ा वहां से गायब हो ही गया। कौन ले गया उसे? यहाँ पर परिक्रमा करने व्हील चेयर वाले को मिलाकर 4 भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी आए थे। अपाहिज को छोड़कर बाकी बचे 3 स्वतंत्रता सेनानियों में से ही कोई उस कागज के टुकड़े को ले गया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि हत्यारा भी कोई स्वतंत्रता सेनानी ही है, यानी भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी ही मिलकर भ्रष्टाचार को मिटाने में जुटे हुए हैं। लेकिन हत्यारा स्वतंत्रता सेनानी कौन सा है और वो मुझे कहाँ मिलेगा? ये जानने के लिए मुझे पहुंचना होगा आज रात पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस पर। लालचंद जी, माल गाड़ी में लोड हो गया, चेक कर लीजिए। चलो, सब ठीक है, तुम दरवाजे पर सी लगाओ, मैं ड्राइवर को लगेज से संबंधित आवश्यक निर्देश देकर आता हूँ। ड्राइवर से मिलने के लिए लालचंद ट्रेन के स्टीम इंजन की तरफ बढ़ा। जोजफ, कहाँ हो भाई? मैं यहाँ हूँ, अंदर आ जाओ। तुम भी अजीब हो यार, जब देखो इस इंजन की स्टीम बनाने के लिए बॉयलर में कोयला झोंकने में जुटे रहते हो। अरे, तुम तो जोजफ नहीं हो। सही कहा, भ्रष्टाचारी कीड़े, मैं जोजफ नहीं, तेरी मौत हूँ। टाक! यहाँ मैं बॉयलर में कोयला झोंकने नहीं, तुझे झोंकने के लिए मौजूद हूँ। आई! बाज की तरह झपटकर हत्यारे ने लालचंद को दबोच लिया। कबूतर की तरह झटपटा होता लालचंद। इस शिकंजे से छूटने की कोशिश करने की बजाय बॉयलर में गिरकर राख होने की तैयारी कर लालचंद। नहीं! कोयले के किसी टुकड़े की तरह उसने लालचंद को बॉयलर की तरफ उछाल दिया। लेकिन बॉयलर में गिरने की जगह लालचंद का शरीर उस तिरंगी ढाल से टकराया जो कुकर के ढक्कन की भांति बॉयलर पर आ जमी थी, और उसे फेंकने वाला था तिरंगा। इतना तो तू समझ ही गया होगा कि मैं साईं की तरह तेरे पीछे लगा हूं। समझ गया हूं, लेकिन तू भी समझ ले कि मैं आज तुझे मौत देकर इस साईं को खत्म करने जा रहा हूं। वक्त ने जिसको बड़ा किया, तूफानों ने जिसको पाला है, ऐसी मौतों को उसने ना जाने कितनी बार टाला है। थाक! उफ! बहुत खून बहा चुका तू। थाक! इस बार के साथ ही अंत होगा तेरे इस घिनौने खेल का। थाक! ये खेल मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, और मेरी जिंदगी तो मुझसे छीन ले, न तुझ में ऐसी हिम्मत है और न इतनी ताकत। उफ! हत्यारे ने एक झटके से जैसे ही प्रेशर वाल्व खोला, वैसे ही तिरंगा गरम स्टीम की चपेट में आ गया। उफ! गरम स्टीम मेरे चेहरे को झुलसा रही है और हत्यारा भागने की फिराक में है, लेकिन मैं उसे बचकर नहीं भागने दूंगा। तिरंगा ने झपटकर हत्यारे को पकड़ना चाहा, लेकिन कपड़े के उस टुकड़े के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आया। दूसरी लाइन पर आती हुई सुपरफास्ट ट्रेन ने तिरंगा को इतना मौका ही नहीं दिया कि वह हत्यारे का पीछा कर पाता। ओह, एक बार फिर निकल भागा, लेकिन शायद नहीं, उसके कमीज के कॉलर का ये टुकड़ा मुझे उस तक पहुंचाएगा। फिर तिरंगा बेहोश पड़े लालचंद की तरफ पलटा। यह अभी जिंदा है, यहां से जाने से पहले मुझे रेलवे पुलिस को खबर करनी होगी, और फिर पहुंचना होगा किंग्सवे कैंप, क्योंकि दिल्ली में एकमात्र वही ऐसी जगह है जहां पुलिस और सैनिक वर्दियों की सिलाई होती है। जल्द ही। इतनी रात गए आपकी नींद में खलल डालने की माफ़ी चाहता हूं, लेकिन काम बहुत ज़रूरी था। मुझे स्कॉलर के बारे में जानना है। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इस पर लेबल तो हमारा ही लगा है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना है, इसलिए इसके बारे में मेरे पिताजी ज़्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं। अब एक वृद्ध के सामने मौजूद था तिरंगा। इस कॉलर को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि ये कॉलर एक विशेष तरह की आज़ाद हिंद फौज के एक कमांडर रैंक के सिपाही की ड्रेस का है, और सिर्फ मुझी से ड्रेस सिलवाने वाला आज़ाद हिंद फौज का ऐसा कमांडर एक ही था, संग्राम सिंह। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन ये सब पूछता तुम क्यों कर रहे हो? सारी दुनिया के साथ साथ आप भी इस बात को जान जाएंगे। हत्यारे की बेल्ट का जो बक्कल मेरे पास है, उस पर गरजते हुए शेर यानी आज़ाद हिंद फौज का प्रतीक चिन्ह, और उसका जो फोटो है उसके कान में सोने की बाली दिख रही है, और इस कॉलर की पुष्टि हो चुकी है। ये सारे सबूत सिर्फ और सिर्फ संग्राम सिंह को हत्यारे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और अगर वह हत्यारा है तो वह पतली रस्सी पर दौड़ सकने, बिजली की सी फुर्ती और हाथी की सी ताकत रखने वाला शख्स है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? संग्राम सिंह तो बरसों से अपाहिज है। एक अपाहिज की तो उस हत्यारे के रूप में कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहीं ऐसा तो नहीं वह अपाहिज हो ही नहीं? क्या रहस्य है ये सब? लगता है संग्राम सिंह को हत्यारा साबित करने के लिए मुझे अभी थोड़ी और छानबीन करनी होगी। सुभाष पार्क,
अंधेरा पड़ते ही जिसमें जमा होने लगे थे वे वृद्ध जिन्होंने अपनी जवानी में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और देश को आज़ाद कराया था। कमांडर यहाँ आएंगे तो ज़रूर ना? जब उन्होंने हम सभी को यहाँ इकट्ठा होने को कहा है तो वे ज़रूर आएंगे। मैं आ गया हूँ दोस्तों। सभी पलटे और अपने कमांडर को सामने देख एक ही स्वर में बोल उठे, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। मैंने ये बताने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का हमारा अभियान बहुत धीमी गति से चल रहा है। इंडिया गेट के गुप्त स्थान पर आपके द्वारा बहुत ही कम पर्चियाँ पहुँच रही हैं। अब आपको अपना ये अभियान और तेज करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी सामने आ सकें और मैं उन्हें मौत देकर भ्रष्टाचार को खत्म कर सकूँ। ऐसा ही होगा कमांडर। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की मुलाकात खत्म होती है। जय हिंद। जय हिंद। फिर उनका यह कमांडर वहाँ नहीं रुका। जो और कोई नहीं तिरंगा था। संग्राम सिंह के रूप में इन भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि संग्राम सिंह ही हत्यारा है। मामला शीशे की तरह साफ हो चुका है। संग्राम सिंह अपाहिज नहीं है। वह अपाहिज होने का नाटक कर रहा है, लेकिन उसके नाटक का पर्दा गिराने के लिए मुझे उसके घर पहुंचना है, लेकिन चोरों की तरह, क्योंकि अभी मुझे ढूंढने हैं संग्राम सिंह के खिलाफ कुछ और सबूत। जैसे बायनोकुलर से आकाश के तारे ढूंढे जाते, ठीक वैसे ही तिरंगा वहाँ अपने मतलब की चीज़ ढूंढने लग गया और सफलता मिलने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इस अलमारी में है हत्यारे से संबंधित सारे सबूत। यह बेल्ट जिसका बकल टूटा हुआ है, यह पुराना खंजर जो हत्यारे का मुख्य हथियार है, यह ड्रेस जिसका कॉलर नहीं है, यह गेम बूट जिसकी ठोकरों का स्वाद मैंने भी चखा है, और ये क्या, ये डायरी जिसमें उन सभी लोगों के नाम दर्ज है जिनकी पिछले दिनों हत्याएं की गई हैं। अचानक वहाँ कुछ देखकर तिरंगा ऐसे चौंका जैसे उसने कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर पर क्रिकेट मैच होते देख लिया हो। तिरंगा को कोई संशय नहीं रह गया था। कुछ ही देर में वह संग्राम सिंह के सामने था। तिरंगा, तुम यहाँ? मुझे देखकर कोई अपराधी इस तरह चौंकता है? आपने चौंक कर यह साबित कर दिया कि आप हत्यारे हैं। मैं और हत्यारा? ये क्या कह रहे हो तिरंगा? इस तरह मुकरने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने का तुमने अपने साथियों के साथ जो अभियान शुरू किया उसके तहत तुम भ्रष्टाचारियों की हत्या कर रहे हो। ये सरासर झूठ है, अनगढ़ बातें हैं। तुम चीख कर इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते। आज़ादी के सिपाही को जो नकाब पहनकर तुम हत्या जैसा घिनौना काम कर रहे हो, मैं उसे सारी दुनिया के सामने ले आऊँगा। जल्दी ही तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे संग्राम सिंह, और तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा मैं। बगोले की भांति तिरंगा वहाँ से निकल गया, अपने पीछे संग्राम सिंह को सख्ते की हालत में छोड़कर। अगली रात शहर की दीवारों पर तिरंगा को दिखाई दिया एक पोस्टर जो देशभक्त नहीं है सम्मान के काबिल, उसे कर देना चाहिए शहीदों में शामिल। वह देशभक्त कौन है और कहाँ शहीद होगा, ये शायद मैं जानता हूँ। शहर से बाहर स्थित यह स्थान शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद है देश के उन मतवालों की समाधियाँ जिन्होंने गुलामी की जंजीरें काटने के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। उन्हीं के बलिदान को सम्मान देने के लिए ही बनाया गया है यह शहीद स्मारक, और यहाँ लहराया गया है यह तिरंगा। लेकिन आज एक और तिरंगा यहाँ लहराने आ पहुँचा है। मेरे ख्याल से यही वो जगह होनी चाहिए जहाँ शहीद किया जाना है मुझे। तेरा ख्याल ठीक है तिरंगा, तुझे शहीदों में शामिल करने के लिए मैंने यही जगह चुनी है। पता नहीं मरने के बाद तुझे यहाँ जगह मिलती भी है या नहीं। मुझे यहाँ जगह मिले ना मिले, लेकिन तेरे लिए जगह पक्की है, सेंट्रल जेल की काल कोठरी में। मुझ जैसे देशभक्त को खत्म करना तेरे वश की बात नहीं तिरंगा। था खुदा जाने तू देशभक्त कैसा है, व्यर्थी खून बहाना जबकि तेरा पेशा है। था मैं भ्रष्टाचार को खत्म करके सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं सच्चा देशभक्त हूं। था बहाकर खून करके शैतानी काम कर रहे हो तुम देशभक्तों को बदनाम। देश को खोखला करने वाले भ्रष्टाचारियों का पक्ष लेना अगर देशभक्ति है तो खत्म हो जाना चाहिए तुम जैसे देशभक्तों को। ओह, इसकी एरोगेंस से जो एरो निकल रहे हैं उनके अग्रभाग सोडियम नामक केमिकल से भुजे हुए हैं, तभी ये हवा के संपर्क में आती जल उठते हैं। इनकी मदद से ये मुझे जलाना चाहता है, मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा। ओह, वह जलता तीर तिरंगे की झंडे की तरफ जा रहा है। वह तिरंगे को जला देंगे, मुझे उसे बचाना होगा। उफ! एक लंबी छलांग लगाकर तिरंगा ने तिरंगे को तो बचा लिया, लेकिन खुद को ना बचा पाया। तिरंगा के पांव बुरी तरह जकड़े जा चुके थे। मैं जानता था तिरंगा तू देश के सम्मान को आंच नहीं आने देगा, इसलिए मैंने ये जलता हुआ तीर जानबूझकर डंडे की तरफ फेंका था ताकि तू झंडे को बचाने पहुंचे और मेरे जाल में फंस जाए। खटाक! और देख तिरंगा, तू मेरे जाल में फंस गया। अब मैं तुझे मौत के जाल में फंसाने जा रहा हूँ। उसने एक साथ कई घातक हथियार मेरी तरफ उछाल दिए। ना मेरे पास इतना समय और ना मैं इस स्थिति में हूँ कि इनसे बच सकूँ। अब मैं किसी भी तरीके से मौत को अपने पास पहुँचने से नहीं रोक सकता।
तिरंगा बेबस था, लेकिन फिर भी मौत उस तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि तिरंगा और मौत के बीच आ गया था गजब की फुर्ती से लहराया वह जिस्म। खाच खाच। संग्राम सिंह जी, एक पल के लिए वातावरण जैसे स्तब्ध रह गया, और साथ ही स्तब्ध रह गया वह हत्यारा। मानो उसी स्थिति का फायदा उठाकर तिरंगा ने खुद को आजाद किया, और तुम अपने जुनून की बेदी पर अपने ही खून की बलि चढ़ा चुके हो, इसलिए अब तुम्हें इस भेष की कोई जरूरत नहीं है। भारत कुमार, ठाड़। तुम्हें मैं तभी पहचान गया था जब मैंने तुम्हारे घर की तलाशी के दौरान संग्राम सिंह जी की अलमारी में एक गुप्त दरवाजा देखा था, जो सीधा तुम्हारे रूम में जाकर खुलता था। लेकिन तुम्हें सामने लाने के लिए मैंने संग्राम सिंह जी को बुरा भला कहा था। मैं जानता था तुम मेरी बात सुन रहे हो। हाँ, मैं ही भ्रष्टाचारियों का हत्यारा हूं, लेकिन मैंने ऐसा अपने अपाहिज पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया, और इसलिए मैंने उन्हीं का वेश धरा, क्योंकि अगर मैं उनका वेश ना धरता तो उनके वफादार साथी मेरा साथ कभी ना देते। मैंने अपने कमरे की तरफ अलमारी में गुप्त दरवाज़ा बनवाया। मैं उसमें से पिताजी की ड्रेस निकाल कर पहनता था और उनका मेकअप करके उनके साथियों से जा मिलता। मैंने उन्हें अपनी योजना बताई तो सभी मेरा साथ देने को तैयार हो गए। वे भ्रष्टाचारियों का पता लगाते और उसका नारा लगाकर उसके नाम की पर्ची इंडिया गेट पर रखाते, क्योंकि मैं रोज़ पिताजी को वहाँ अमर जवान ज्योति की परिक्रमा कराने ले जाता था, इसलिए उस पर्ची को आराम से हासिल कर भ्रष्टाचारी की हत्या करने पहुँच जाता। अब हम कहीं नहीं पहुँच सकते, अब तुम कहीं नहीं पहुँच सकते सिवाय जेल के। हत्यारे बेटे को बेहोश करके देशभक्त बाप की तरफ पलटा तिरंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए संग्राम सिंह जी, मैं न सिर्फ आप पर हत्यारा होने का शक किया बल्कि आपको बुरा भला भी कहा। मुझे इसका कोई दुख नहीं है तिरंगा, बल्कि इस बात की खुशी है कि मैं अपने गद्दार बेटे के हाथों एक देशभक्त को बचाने में सफल रहा। जय हिंद। सदा के लिए शांत हो गया संग्राम सिंह। नम हो गई तिरंगा की आंखें और होठों से निकले वे श्रद्धा भरे शब्द। बड़ी मुश्किल से होती है ऐसे देशभक्तों की दीद, जो देश की आन के लिए हो जाते हैं शहीद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स राष्ट्रद्रोही में। तब तक के लिए धन्यवाद।